हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे CHN, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, EP का मतलब होता है अमंग, और डेमोस का मतलब होता है पीपल या पीपल्स, और लॉजी का मतलब है स्टडी करना, यानी कि अमंग बहुत सारे पीपल पे, लोगों पे है ना, स्टडी करना। और एपिडेमियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एपिडेमिक से। इसे याद करना, ऐसे सबको तोड़ तोड़ के याद करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा याद रहता है। EP यानी अमंग, डेमोज यानी पीपल, और लोगोस यानी कि स्टडी, है ना। फिर जो जॉन्स एम ने एपिडेमियोलॉजी को कब दिया था? 1988 में। इनके कुछ तरीके थे, परिभाषाएं, जैसे कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हेल्थ से संबंधित अवस्थाओं या घटकों के निर्धारक या डिटरमाइनेट और डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करना तथा हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में अध्ययन करने को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। मतलब कि ये क्या था? स्पेसिफिक पॉपुलेशन, कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, स्पेसिफाइड जो भी पॉपुलेशन है, उसके हेल्थ के संबंधित जो भी डिटरमाइनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमाइनस होते हैं, उनके हेल्थ जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करने का जो अध्ययन किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करते हैं उसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, अब इसके इंडिकेट्स क्या है? इसके इंडिकेशंस क्या है? इंडिकेशन रेट इज डिफाइन एक विशेष समावधि के दौरान डिफाइंड पॉपुलेशन में होने वाले नई क्लास की संख्या, यानी कि नंबर। देखो, इंसिडेंस लिख के बराबर नंबर ऑफ द न्यू केस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग ए गिवन टाइम ऑफ द पीरियड बटा पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100। प्रीवेलेंस किसको बोलते हैं? दी गई पॉपुलेशन में उपस्थित सभी करंट केसेस, जो भी पॉपुलेशन दी गई पॉपुलेशन में उपस्थित सभी करंट केसेस या ओल्ड या न्यू, दी गई पॉपुलेशन में जो सभी करंट केसेस होते हैं ना, करंट केसेस मतलब कि ओल्ड और न्यू, उसको प्रीविलेंस बोलते हैं। ये अपने अब CHN में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि ओल्ड और न्यू केस किसको, एक प्रीविलेंस किसको बोलते हैं। तो याद रखना, पॉपुलेशन में और न्यू और ओल्ड जो केसेस होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीविलेंस। न्यू एंड ओल्ड एंड न्यू जो एक विशेष समय पर, यानी कि पॉइंट प्रीविलेंस या एक समय अवधि में पीरियड प्रीविलेंस होते हैं, उनको प्रीविलेंस कहते हैं। प्रीविलेंस बराबर इंसिडेंट इनटू ड्यूरेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। कंटामिनेशन किसको बोलते हैं? जो संक्रमण के कारकों को बॉडी सरफेस, क्लॉथ, फीडिंग टॉय, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग या अन्य निर्जीव आर्टिकल्स तथा वाटर, मिल्क, भोजन सब्सटेंस में उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। फिर है इंफ्रास्टेशन, बॉडी या क्लॉटिंग के ऊपर एंथ्रोपॉइड पैरासाइटिक वॉर्म, जैसे कि लिक्स, इच, माइल्ड इत्यादि का लॉडमेंट, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव होना इंस्पेक्शन कहलाता है। एक ऑर्गेनिज्म
जो दूसरे ऑर्गेनिज्म इट होस्ट के एक्सपोजर पर उसके अंदर या उसके ऊपर जीवित रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं। फिर होस्ट किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म जैसे कि पर्सन, एनिमल, बर्ड्स या एंथ्रोपॉइड्स जिनमें से एक पैरासाइट प्राकृतिक परिस्थितियों में अपने लिए पोषण पर प्राप्त करता है उसको होस्ट कहते हैं। होस्ट किसको बोलते हैं? जो कि है ना अपने पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ किसको बोलते हैं? इन्फेक्शन डिजीज़ एक इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप एक मेन या एनिमल में बीमारी का क्लिनिकली प्रकट होना इन्फेक्शन डिजीज़ कहलाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसको बोलते हैं? एक बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड होती है। कंटाजिनियस डिजीज़ एक बीमारी जो बॉडी या बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिटेड होती है जैसे कि स्क्रैबीज, लेप्रेसी, एसटीडी या ट्रोकोमा। क्रॉनिक कंटाजिनियस फॉर्म ऑफ conjunctivitis caused by chlamydia trachomatis। फिर है एपिडेमिक। इपी मतलब अपॉन, ड्रेमी मतलब पीपल्स, मतलब एपिडेमिक का मतलब पीपल्स पे खोजना, मतलब पीपल पे खोजना। किसी कम्युनिटी या रीजन में एक बीमारी का अचानक असामान्य रूप से प्रकट होना, अनसेक्सुअल अक्रेंस होना, एक बीमारी का आउटब्रेक प्रकोप होना, अर्थात एक बीमारी जो एक बड़े जियोग्राफिक क्षेत्र या एक डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप के बड़े भाग को अचानक प्रभावित करती है। इंडेमिक मतलब क्या होता है? इंडेमिक का मतलब होता है, इन का मतलब होता है इन, डेमिस का मतलब होता है वही पीपल। एक बीमारी का लगातार अर्थात एक स्तर बेसलाइन इंसिडेंस से एक लोकल एरिया या लोगों के समूह में बिना बाहर से आयात यानी कि इम्पोर्टेंट किए गए प्रकट होना। एक एरिया अथवा पॉपुलेशन ग्रुप में डिजीज़ की सामान्य उपस्थिति का पूर्णांक यानी कि फ्रीक्वेंसी प्रकट होना, जैसे कि मलेरिया बिहार में होना, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में एंडेमिक होता है। अनुकूल परिस्थितियों में एंडेमिक डिजीज़ एंडेमिक कंडीशन में भ्रष्ट हो सकता है। पेंडेमिक किसको बोलते हैं? ग्लोबल प्रभाव की बीमारियां, एक अत्यधिक विस्तृत फैला हुआ एपिडेमिक, एक एपिडेमिक जो पॉपुलेशन के बहुत बड़े अनुपात को प्रभावित करता है या एक विशाल जियोग्राफी एरिया में फैला होता है। देश की एक बड़े भूभाग से संपूर्ण देश या एक महाद्वीप अथवा संपूर्ण संसार में फैलता उसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोविड-19, कोरोना वायरस इत्यादि। ये क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में फैल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। अब है स्पोरेडिक यानी कि बिखरा हुआ। एक बीमारी स्प्रेड यानी कि छतरी हुई इरेगुलर अमंग
इनफेरुक्लिटी या अन्य घटकों के बिना लिंकेज के होना स्पॉन्टिक कहलाती है, जैसे कि पोलियो, टिटनस और हेपेटाइटिस जोस्टर इत्यादि का होना। ईटॉक्सिक नॉट इन्वेटिव, एक बीमारी जो जिस भूभाग में नेचुरल अवस्था में नहीं पाई जाती हो तथा दूसरी कंट्री में इम्पोर्टेंट आयात की गई हो, एग्जैक्ट डिजीज़ कहलाती, जैसे यूके और रेबीज, बीमारी जिसकी उत्पत्ति दुनिया के दूसरे भाग में हुई हो। और फिर जोनोसिस, एक इन्फेक्शन अथवा इन्फेक्शन डिजीज जो एनिमल से पेन में ट्रांसमिटेड होती हो। ये ईजेनोटिक एक इंडेमिक डिजीज़ है जो एनिमल की बहुत कम संख्या तथा सीमित होता है। ये एपिजोइट हो सकता है, जैसे कि रेबीज, प्लेग, वोइविन, ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनिया आदि। फिर एपिजोटिक, एनिमल पॉपुलेशन में डिजीज़ का आउटब्रेक होना। आउटब्रेक प्राय ह्यूमन पॉपुलेशन पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है, जैसे कि वो लिम्फोसिस आया था ना, वैसे, क्योंकि हम यूज़ करते हैं ना एनिमल का दूध वगैरह। इपोरेनेटिक बर्ड्स पॉपुलेशन में डिजीज़ का आउटब्रेक होना, एपिडेमिक होना। फिर है कैरीज, एक इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल जो देखने योग्य स्पष्ट क्लिनिकल डिजीज साइन एंड सिम्टम की अनुपस्थिति में इन्फेक्शन एजेंट को हर्बन देकर दूसरे के इन्फेक्शन के स्रोत का कार्य करता हो। कैरी ऑर्गेनिज्म को दूसरे या स्प्रेड करने के लिए पेंटेलियन कैपेबल होता है। केसेस, दी गई पॉपुलेशन में एक ऐसा व्यक्ति जिसमें विचाराधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन डिजीज उपस्थित हो, उसे केस कहते हैं। गलत तरीके से इस टर्म को पेशेंट के लिए भी काम लिया जाता है। क्वारंटीन, वो क्या था ना, क्वारंटीन, कोविड-19 आया था, ये वही है क्वारंटीन। एक स्पॉन्टेनियसली इन्फेक्शन बीमारी के स्प्रेड को सीमित करने के लिए एक निश्चित समय अवधि तथा विशेष हेल्थ रिस्क वाले एनिमल या ह्यूमन या प्लांट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मुक्त रूप से एक देश या क्षेत्र में प्रवेश करने को निर्दिष्ट करना। इन्फॉर्म्ड आइसोलेशन की अवधि बीमारी के अधिकतम ज्ञात इंक्यूबेशन पीरियड के बराबर होती है, जैसे कि कोविड-19 में 14 दिन का था। क्वारंटाइन से तात्पर्य होता है किसी संक्रमण के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले व्यक्ति को दूसरे के संपर्क में आने से रोकना होता है, जिसकी आइसोलेशन से तात्पर्य है किसी को स्किन या लक्षणों या बिना लक्षणों के पॉजिटिव टेस्ट होने पर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूर रखना होता है। फिर है इम्यूनाइजिंग एजेंट, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन तथा एंटीसीरा को इम्यूनाइजिंग एजेंट कहते हैं। वैक्सीन एक इन्फेक्शन लिक्विड जैसे कि एडवर्ड जेनर ब्रिट फिजिशियन 1949 and
1823 ने पहली बार कोफॉक्स लीजन से उत्पन्न किया तथा ह्यूमन में स्मॉल पॉक्स को रोकने तथा क्षीण अटेंडेंट करने के लिए प्रयोग किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न किया गया एंटीजन मॉलिक्यूलर युक्त कोई भी सस्पेंशियस जो दिए गए इन्फेक्शन डिजीज के खिलाफ एक इम्यूनो रिस्पॉन्स या स्टिमुलेट करता है। वैक्सीन एमिनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो बीमारी के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज हेतु एक्टिव, पैसिव और एक्यूट इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। लाइव वैक्सीन कहाँ चला गया? फिर है लाइव वैक्सीन। लाइव अटेंडेड कमजोर तृष्ण ऑर्गेनिज्म से तैयार की होती है। क्षीण ऑर्गेनिज्म को लाइब्रेरी में टिश्यू कल्चर या थिक इम्ब्रोवियस से बार बार गुजारकर उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता पैथोजेनिसिटी को नष्ट कर देता है, लेकिन इसकी इम्यूनोजेनिसिटी रह जाती है। लाइव वैक्सीन किल्ड वैक्सीन से अधिक शक्तिशाली इम्यूनाइजिंग एजेंट होता है। लाइव वैक्सीन को कंप्रोमिस इम्यूनो सिस्टम या इम्यूनो सप्रेशन वाले व्यक्ति जैसे कि एड्स, मैलिग्नेंसी, कोर्टिकोस्टेरॉइड व रेडिएशन थेरेपी से ले रहे व्यक्ति तथा प्रेगनेंसी के दौरान प्रयोग नहीं करते हैं। लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है बैक्टीरियल बीसीजी, थाइपॉइड ओरल, वायरल ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, इसे समीन वैक्सीन भी कहते हैं। लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल पता चल गए। बैक्टीरिया में तो है बैक्टीरियल कौन सी, बीसीजी, थाइपॉइड ओरल, वायरल में ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी बोलते जिसे सवीन वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि 1957 में एबीसी स्पिन द्वारा खोजी गई थी। येलो फीवर, मीजल्स 1960, रूबेला, मम्स, रोटावायरस इत्यादि। किल या इनएक्टिवेट वैक्सीन, डेथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट या केमिकल जैसे कि फॉर्मेलिन द्वारा मर्द करने से तैयार वैक्सीन। किल वैक्सीन का प्रयोग हाईली वेरुलेंट माइक्रोब्स द्वारा होने वाली बीमारी को रोकने के लिए करते हैं। जब बॉडी में मर्द ऑर्गेनिज्म को इंजेक्टेड करते हैं तो इम्यूनाइजिंग पर्सन में एक्टिव इम्यूनिटी बनने को स्टिमुलेट करते हैं। ये वैक्सीन प्राय सेफ होती है, लेकिन प्राय एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए लाइव वैक्सीन की एक डोज के बजाय किल्ड वैक्सीन की 2 से 3 डोज श्रृंखला की आवश्यकता होती है। बैक्टीरियल थाइपॉइड, कोलेरा 1892, प्लेग, पेरिस्टिटिस
23 वायरल रेबीज़ 1885 आईवी साक पोलियो वैक्सीन जेई साक द्वारा 1954 में बनाई गई थी। हेपेटाइटिस वी 1976 में। एचआईवी टॉक्साइड कौन कौन सी होती है? एक टॉक्सिन को केमिकली मॉडिफाई करके उसकी एंटीसिटी को बरकरार रखते हुए उसके पॉइजन प्रभाव को नष्ट करके बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि डिप्थीरिया व टिटनस बेसिलाई एक्सोजिन पैदा करते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजिंग द्वारा इस एक्सोटोनिक के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जैसे कि डीपीटी व टीटी और डिप्थीरिया 1923। एक्यूलर पेराटाइटिस 1923 व टिटनस टॉक्साइड 1927। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO द्वारा 1974 में सभी बच्चों को 6 वैक्सीन प्रिवेंशन डिजीज जैसे कि टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, whooping cough, pertussis, टिटनस व मीजल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे एक्सपेक्ट प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन EPI के नाम से जाना जाता है। इंडिया में EPI को 1978 में DPT की 3 डोज, BCG की 1 डोज व प्रेग्नेंट वुमेन में TT की 2 डोज के साथ लॉन्च किया गया था। EPI में 1979 में OPV तथा 1985 में मीजल्स को जोड़ा गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP को इंडियन में सर्वकीय इंडिया गांधी की मेमोरी में 90 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। UIP 1992 में चाइल्ड सर्विलेंस एंड सेफ मदरहुड का तथा 1997 में RCH का हिस्सा बन गए। ट्रिवलेंट OPV वाइल्ड पोलियो वैक्सीन के सभी 3 स्ट्रेन को देश में पहली बार दिसंबर 2005 में वेटसर यूपी में प्रयोग हुआ। बैसिलस कैलमेट्रस गुमियान BCG एक मायोबैक्टीरियम बॉयस के लिविंग किंतु अटेंडेंट क्लेचर की शुष्क परिप्रेशन से बना होता है। डायूरेटिक के रूप में नॉर्मल सनाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायलेट वाटर इरिटेशन उत्पन्न करता है। इंजेक्शन को ट्यूबरलाइन सिरिंज 23 गेजुअल नीडल द्वारा लेफ्ट आर्म डेल्टॉइड में देते हैं। इंजेक्शन देने के 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक पेप्लेट डेवलप हो सकता है, जो वीक में 4 से 8 mm तक हो सकता है तथा बाद में ये एक स्नो अल्सर में सबसाइड हो जाता है। ये लेप्रोसी के विरुद्ध सुरक्षा करता है। और फिर ये ओरल पोलियो वैक्सीन OPV 3 प्रकार के लाइव अटेंडेड पोलियो वायरस ट्रिवलेंस वैक्सीन से तैयार होती है। अभी बाईवैलेंट वैक्सीन को पुणे शुरू कर दी गई है। मैग्नीशियम क्लोराइड को इनमें सबलिंग एजेंट की तरह तैयार
की तरह प्रयोग करते हैं। वैक्सीन वायरल मॉनिटर्स। वैक्सीन वायरल मॉनिटर्स का सबसे पहले प्रयोग 1998 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के द्वारा हुआ। प्रत्येक लेबल में गहरा ब्लू कलर का सर्कल होता है जिसके अंदर एक वाइट सीक्वेंस होता है जो हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने से ब्लू या ब्लैक हो जाता है। ओपीवी के अलावा अन्य वैक्सीन जैसे टीपीटी तथा टिटनस में भी वीवीएम होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। विटामिन ए की कुल डोज 9 महीने से प्रारंभ होकर 5 वर्षीय तथा 6 महीने के इंटरवल पर देते हैं। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए ओपीवी के प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए 5 ड्रॉप दी जाती है। रिंग इम्यूनाइजेशन से तात्पर्य एक यूनि इम्यून पर्सन के चारों तरफ इम्यून पर्सन का घेरा बनकर अप्रभावी व्यक्ति में इन्फेक्शन के फैलने के रोकने का एक बैरियर बनता है। हर्ड इम्यूनिटी से तात्पर्य एक कम्युनिटी में पाए जाने वाले एक ओवरली इम्यूनिटी से होता है जो मानव के झुंड या हर्ड पे बीमारी के फैलने को रोकने के लिए इम्यूनोग्लोबुलर बैरियर पैदा करती है। हर्ड कम्युनिटी इम्यूनिटी बीमारी के फैलने को रोकने के लिए इम्यूनोग्लोबुलर बैरियर प्रदान करके एपिडेमिक व पैंडेमिक डिजीज को कंट्रोल करने से संबंधित होती है। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियों के एंटीजन होते हैं जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस व हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी। प्रीवेलेंस को 1 वर्ष से 6, 10, 14 वीक पर आईवी रूट द्वारा देते हैं। इसकी कोई बूस्टर डोज नहीं होती है। अब ये शेड्यूल है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। पोलियो वायरस वैक्सीन इनएक्टिवेट सही से नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पोलियो वैक्सीन वायरलेस इनएक्टिव फॉर्म में होती है 1/5 फुल IPV डोज की। फिर क्या है 0.1 डोज 2 डोज 6 तथा 14 वीक पर ID रूट द्वारा राइट अपर आर्म में देते हैं। बस ये लिखा हुआ है इसमें तो। और इन चेन वैक्सीनेशन क्या चेन होती है? कोल्ड चेन होती है, ये पता ही है वैसे भी। कोल्ड चेन इक्विपमेंट ये भी पता है कि वीक इन फ्रीज़र, वीक इन कूलर, डीप फ्रीज़र, आइसलेट, रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर कैसे करना है इसको ऐसे। रिवर्स कोल्ड चेन नहीं होती इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी। ये सब याद ही करने की चीज़ें हैं, सो मैं इनको छोड़ रही हूँ। फिर है डेमोग्राफी, ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करना। ह्यूमन पॉपुलेशन होती है ना, जैसे कि गिनती करने वाले आए कोई जनगणना वाले, तो सरकार से आते हैं साइंटिफिक तरीके से करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी पॉपुलेशन पॉपुलेशन डायनामिक को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी मुख्यतः 3 ऑब्जर्वेबल ह्यूमन फिनोमिना पर फोकस होती है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। चेंज इन द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। चेंज होना, कंपोजिशन हो जाना,
और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना पॉपुलेशन में। ये ह्यूमन फिनोमिना पर 5 डेमोग्राफिकल प्रोसेस से डील करती है। 5 डेमोग्राफिकल प्रोसेस होती है। देखो, फर्टिलिटी, किसी के बच्चा हुआ है तो चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी ना, फर्टिलाइजेशन। माइग्रेशन, यहाँ से उधर जाना, माइग्रेशन में चेंज हो जाएगी। मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, अगर कोई मर जाएगा तब भी तो डेथ हो जाएगी किसी पर्सन की, तब भी चेंज होगी। सोशल मोबिलिटी यहाँ से कहीं और जाएगा तो वो भी मैरिज, एक शादी करके एक लड़की दूसरी जगह जाती है। तो ये सब क्या है, डेमोग्राफी में चेंजेस लाने वाले हैं, डील्स करते हैं ये सब चीज़ें। ये 5 प्रोसेस दी गई पॉपुलेशन में लगातार कार्य करके पॉपुलेशन की साइज़ व कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निर्धारण करती है। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है? डेमोग्राफिक साइकिल 5 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फर्स्ट क्या है? हाई स्टैंडरी। सेकंड है अर्ली एक्सपेंडरी, लेट एक्सपेंडरी, लो स्टैंडरी और डिस्लिनिंग। ये है 5। फर्स्ट में क्या है? हाई स्टैंडरी। इस अवस्था में हाई बर्थ व डेथ रेट होती है। हाई बर्थ व डेथ रेट होती है। इंडियन वाज इन दिस स्टेज टिल 1920। बर्थ रेट का स्तर स्थिर लेकिन डेथ रेट का कम होना शुरू हो जाती है। बर्थ रेट व डेथ रेट कम होना शुरू हो जाती है। इंडिया में इस समय की स्थिति है। और फिर है फोर्थ स्टेज, दोनों बर्थ व डेथ रेट कम होती है, 0 पॉपुलेशन हो जाती है। 5 स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाती है, बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है? पर्सन इतने सारे हैं 2001 में, फिर 2011 में इतने थे, मेल फीमेल ये सब की यहाँ पे जनगणना दे रखी है। टोटल पॉपुलेशन इन राजस्थान ये भी दे रखा है यहाँ पे। सेक्स रेशियो, द नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल इन इंडिया। सेक्स रेशियो फीमेल पर मेल, सेक्स रेशियो 0 to 06 ईयर फीमेल पर मेल्स, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल रूरल अर्बन। फिर है ना, सेक्स रेशियो इन राजस्थान 226 फीमेल पे 1000 मेल है 2011 की जनगणना के अनुसार। बर्थ रेट क्या है? दिए गए वर्ष में प्रति 1000 अनुमानित मिड ईयर पॉपुलेशन पर लाइव बर्थ की संख्या। इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पॉपुलेशन पर 20.97 बर्थ होते हैं। 20.4 एज पर सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2016। फिर बर्थ रेट कैसे होगी? नंबर ऑफ द लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। डेथ रेट दी गई कम्युनिटी में प्रति वर्ष 1000 पॉपुलेशन पर डेथ की संख्या। इंडिया में 2011 की जनगणना अनुसार 1000 पॉपुलेशन पर 7.48 डेथ होती है, और 6.4 एज पर सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2016। करंट एनुअल ग्रोथ रेट क्यूब बर्थ रेट माइनस क्यूब डेथ रेट। फिर डिपेंडेंसी रेट, सोशल डिपेंडेंसी रेट 0 से 14 वर्ष, पल्स 65 डिपेंडेंट ग्रुप तथा 16 से 65 वर्ष के मध्य की एज ग्रुप के बीच के रेशियो को टोटल डिपेंडेंसी रेशियो या सोसाइटल डिपेंडेंस रेशियो कहते हैं। 65 ईयर से अधिक बुजुर्ग और 15 से कम के बच्चों को इन इकोनॉमिकली प्रोड्यूसिव एज 16 से 64 के ऊपर डिपेंडेंट माना जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर सीक्वेंस कॉलोमेट इंडियन 1982, राजस्थान 201 अकॉर्डिंग सेंसस 2011। फैमिली साइज, नंबर ऑफ द पेरेंट्स इन फैमिली, एक औरत द्वारा बच्चे पैदा करने की उम्र 15 से 45 में
पैदा किए गए कुल बच्चों की संख्या फैमिली साइज कहलाती है। फिर लिटरेसी रेट, एक व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा में लिखने और पढ़ने में समर्थ हो उसे लिटरेसी समझा जाता है। लिटरेसी रेट शब्द का प्रयोग 7 वर्ष से अधिक इससे अधिक एज की पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ लिख सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसे लिटरेसी नहीं मानते हैं। इंडियन 74, राजस्थान 67 पॉइंट, लाइफ एक्सपेंसी और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, देश में प्रचलित मोर्बिलिटी पैटर्न के अनुसार एक व्यक्ति के औसत जीवन जीने के अनुमान को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ये एक देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर होता है। इट एडपियर्ड एज गॉस्बल इंडियन ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर, इंडिया 96.8 ईयर 2007, मेल 67.6 ईयर, फीमेल 70.1 ईयर। फैमिली प्लानिंग, अब हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग। WHO की एक एक्सपर्ट कम्युनिटी 1971 के अनुसार फैमिली प्लानिंग एक परिभाषा जिस सोचने तथा रहने की एक तरीका जो एक इंडिविजुअल या कपल द्वारा अपने नॉलेज, एटीट्यूड व रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन के आधार पर स्वेच्छा से फैमिली ग्रुप की हेल्थ तथा वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए अपनाया गया एवं जो इस प्रकार देश के सामाजिक विकास में प्रभावी रूप से सहायक होता है। फैमिली प्लानिंग के हेल्थ एस्पेक्ट में वुमन, फेटल, इन्फेंट व चाइल्ड हेल्थ को सम्मिलित किया गया है। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, इंडिया ने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री कार्यक्रम को इन्वेट रेड ट्रायंगुलर द्वारा संबोधित किया गया था। शुरुआत में कार्यक्रम में 3 चाइल्ड फैमिली के मॉडल को एडपोर्ट किया गया था। 1970 में नारा 2 या 3 बस, फिर 1980 में 2 बच्चों का नारा। करंट थीम है सन और डॉटर विल डू, सेकेंड चाइल्ड आफ्टर 3 ईयर, यूनिवर्स इम्यूनाइजेशन। फिर एलिजिबल कपल्स, एक करंटली मैरिज कपल जहां वाइफ रिप्रोडक्टिव एज 40 to 45 ईयर के मध्य हो। इंडिया में 1000 पॉपुलेशन पर 150 से 180 एलिजिबल कपल्स होते हैं। टारगेट कपल्स जिसमें 2 से 3 बच्चे जीवित हो उसको बोलते हैं टारगेट कपल्स। ऐसे कपल्स के लिए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को मुख्य रूप से टारगेट किया जाता है। कपल प्रोटेक्शन रेट, एलिजिबल कपल्स का प्रतिशत जो एक या अधिक फैमिली प्लानिंग के अप्रूव्ड मेथड जैसे कि स्टेरिलाइजेशन, IUD, कॉन्डोम, ओरल पिल्स और चाइल्ड बर्थ के विरुद्ध प्रभावी रूप से प्रोटेक्ट किए गए हो। CPR कम्युनिटी से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के पर्सनल प्रिविलेंस का एक सूचक या इंडिकेटर होता है। लेट रिप्रोडक्टिव रेट, एक न्यूबॉर्न गर्ल द्वारा अपने लाइफ टाइम में पैदा की गई कुल बेटियों की संख्या। यदि CPR 60 से अधिक हो तो एक NNR को प्राप्त किया जा सकता है। NNR एक होना 2 चिल्ड्रन नॉर्म्स के बराबर होता है तथा 2 नॉर्म्स से पॉपुलेशन स्थिर हो जाती है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, प्रथम बार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1 अप्रैल 1976 में बनी थी, जिसमें शादी की कानूनी उम्र फीमेल के लिए 15 से बढ़ाकर 18, मेल के लिए 18 से बढ़ाकर 21। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को वर्ष
में टारगेट फ्री अप्रोच के आधार पर पुणे बनाई गई। फिर है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में कुछ गोल्स पर 2010 तक प्राप्त करने के लिए रखा गया, जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को प्रति 1000 लाइव बर्थ पर 30 से कम करना, मैटरनल मॉर्बिलिटी रेशियो को प्रति 1,10,000 लाइव बर्थ पर 100 से कम करना, 80 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे 100% ट्रेंड पर्सन पर द्वारा डिलीवरी कराना, बर्थ और डेथ और मैरिज और तथा प्रेगनेंसी का 100% रजिस्ट्रेशन कराना, वैक्सीन प्रीविलेंट डिजीज से विरुद्ध यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कराना, 14 वर्ष तक के लिए स्कूल एजुकेशन को मुफ्त तथा कंपलसरी करना। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP को पार्लियामेंट ने 1983 में अप्रूव किया था। हेल्थ डिपार्टमेंट में 1983 से प्रोग्रेस को रिलीव किया तथा नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी NP 2002 में फिर से 2017 में बनाई गई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 NHP 2017 स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव गोल व ऑब्जेक्टिव को 3 बॉर्डर कंपोनेंट में आउटलाइन किया गया, जैसे कि हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट, हेल्थ सिस्टम पर परफॉर्मेंस एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ लाइफ। 2005 तक बर्थ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 से 70 तक बढ़ाया। 2002 तक डिसेबिलिटी एजेंट लाइफ ईयर इंडेक्स को बीमारी के बन के टेंड मेजर, रेगुलर ट्रेनिंग को स्थापित किया गया, ट्रैकिंग को स्थापित किया गया। 2025 तक TFR को नेशनल व सब नेशनल लेवल पर 2.1 तक कम करना। फिर यही है मॉर्बिलिटी पर एज एंड कोजेस, अंडर 5 मॉर्बिलिटी को 2025 तथा 2023 तक कम करना और MMR को 2020 करंट लेवल से 100 तक ले जाना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को 2019 तक 28 तक कम करना, 2025 तक नियोनेटल मॉर्बिलिटी को 16 या स्टिल बर्थ रेट को सिंगल यही है। Mortality by age and causes, reduce of disease prevention indications। फिर 2002 के ग्लोबल टारगेट को प्राप्त करने के लिए टारगेट में 90-90-90 रेशियो भी कहा गया, जिसे HIV एड्स के लिए HIV के साथ जीने वाले 90% लोगों को अपने HIV स्टेटस से अवगत होना चाहिए। HIV स्टेटस से अवगत यानी कि डायग्नोसिस 90% लोगों को सस्टेड एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी मिलनी चाहिए तथा एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी वाले 90 लोगों को वायरस सप्रेशन होना चाहिए। लेप्रोसी 2018 तक, काला आजार के 2017 तथा एंडेमिक प्रोटेक्ट में लिम्फेटिक फाइलेरिस के 2017 तक एलिमिनेशन स्टेटस को प्राप्त करना तथा
उसे मेंटेन करना। 2025 तक एलिमिनेशन स्टेटस तक पहुंचने के लिए टीबी के न्यू स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट की क्योर रेट को 85 से अधिक प्राप्त करने के लिए मेंटेन करना तथा न्यू केस के इंडिकेशंस को कम करना। 2025 तक ब्लाइंडनेस के प्रीवेंस को 0.25,000 तक कम करना तथा डिजीज बर्न को कर्व करना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक रीनल डिजीज होने वाली प्रीमेच्योर मॉर्बिलिटी को 25% तक कम करना। हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस कर्वेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इसमें लिखा हुआ है, याद करना है कि 2025 तक ये करना है। हेल्थ सिस्टम इसमें भी यही करना है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम इन फरवरी 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन launched to measure innovative in health sector, health and welfare center, national health protection scheme और पेरेंट मेथड जन आयोग योजना। ये संपूर्ण देश में सेकेंडरी व टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार के लिए 5 लाख तक हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए की थी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ।